हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका एंड मैं आप सभी का फिर से द लर्निंग जोन चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़े कुछ दिनों बाद वीडियो अपनी लेकर के आ रही हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप के सिस्टम में कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। सो आज मैं आप लोगों के लिए रोमांटिक एज का वीडियो लेकर के आई हूँ क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है कि मैं लिटरेचर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स को कवर करूं, क्योंकि इससे पहले मैं लिटरेचर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुकी हूं और जिनके ऊपर काफ़ी अच्छे वीडियो बनी हुई है, जैसे कि रेनेसां रिफॉर्मेशन, न्यू क्लासिकल एज, मेटाफिजिकल पोइट्री और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स भी हैं जो इसमें डाली हुई हैं और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो। सो फ्रेंड्स, आज हम रोमांटिक एज को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस के एग्ज़ाम्स की जो आने वाले हैं, अभी तक तो खैर वैकेंसीज नहीं आई है, तो उसमें रोमांटिक एज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, स्पेशली फॉर पीजीटी एग्ज़ाम। सो उसमें वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स और कोलरिज इंपॉर्टेंट राइटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं उन चारों राइटर्स को लेकर के भी अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। इसके बाद वो वीडियो मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ उसके लिए चैनल को उसके लिए और बाकी आने वाले और बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मैं केवीएस के सिलेबस को भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, रोमांटिक एज। रोमांटिक पीरियड, रोमांटिसिज्म, या फिर हम इसको रोमांटिक एरा, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1798 से लेकर के 1837 तक था। तो इसको रोमांटिक एज या रोमांटिसिज्म या रोमांटिक पीरियड इसको क्यों कहा गया है? ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जिससे आप लोगों को इसका जो रीज़न है रोमांटिक पीरियड आने का या फिर इसके राइटर्स के बारे में, तो आप लोगों को एक मैटर बहुत सिंपल सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों के माइंड में। सो रोमांटिक जो वर्ड था वो इंग्लैंड से आया था, इंग्लैंड से लेकर के फ्रांस एंड देन फ्रांस से जर्मनी। ठीक है, रोमांटिक एरा, रोमांटिसिज्म या फिर रोमांटिक पीरियड, ये क्या था? ये था एक आर्टिस्टिक, लिटरेरी या फिर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट था जो कि ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ से हुआ था, ये कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी? यूरोप में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी के अंत में या अर्ली 19th सेंचुरी में इसका स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन यूरोप में हुआ था। ठीक है, और इसका एज यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 1798 टू 1837। सो रोमांटिक जो एज थी उसके आने का कारण क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकतावाद, लैक ऑफ इमोशंस एंड सेंसिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों था? क्योंकि उस समय बहुत सारी इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का निर्माण हो रहा था। ठीक है, बन रही थी, तो लोग भौतिकतावादी सुविधाओं को इकट्ठा करने में, भौतिकतावादी अपना व्यवहार अपनाने लगे। वो तो लोगों में इमोशंस, सेंसिबिलिटी का अभाव होने लगा क्योंकि वो नेचर से दूर जा रहे थे अपनी भौतिकतावादी सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में। लोग विलेजेस से शहरों की तरफ भाग रहे थे। लोगों में मतलब इतने ज़्यादा उनका नेचर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ये इतने बदलाव हो रहे थे कि उनका जो रुझान था वो नेचर को छोड़ करके, नेचर से हट करके वो शहरों की तरफ, ठीक है, भौतिकतावाद की तरफ झुकने लगा। ठीक है, लोगों में इमोशंस, सेंसिबिलिटी का अभाव होने लगा। ठीक है, उनमें शुरू हो गया, नेचर से लोग दूरी बनाने लगे, सब बिजी रहने लगे अपने अपने कामों में। सिटी लाइफ में आपने जैसे देखा है, इसमें सिटी लाइफ को हमेशा, जो रोमांटिक जो राइटर्स होते हैं, सिटी लाइफ को उसमें हमेशा एक नेगेटिव फेस के रूप में ही इसमें दिखाया जाता है। उसको हमेशा
मीन्स कह सकते हैं हम उसको एक बुराई के रूप में उसमें दिखाया गया है रोमांटिक राइटर्स के वर्क्स में। तो वो यहीं पर जो तो इसमें क्या था कि जो लोग थे वो सब बिजी होने लगे, अपने भौतिकतावादी जीवन में बिजी होने लगे, अपनी भौतिक वस्तुओं को कलेक्ट करने में, और अपने इतने ज़्यादा मतलब अपने अपने कामों में सब बिजी रहने लगे कि वो आपस में एक दूसरे के प्रति जो इमोशंस अटैच होने चाहिए उनसे वो दूर होने लगे। और यही कारण है कि जो रोमांटिक जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स में, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हो, कीट्स हो, शैली हो, बायरन हो, उनके जितने भी वर्क हैं उनमें हमेशा नेचर को ही प्रधानता दी गई है, इमेजिनेशन को उसमें महत्व दिया गया है। ठीक है। और तो इसमें सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को, इमेजिनेशन को बहुत महत्व दिया गया है। रोमांटिक पोइट्री आप देख लें, रोमांटिक राइटर्स की कोई भी आप वर्क देख लेंगे उसमें वो अपनी इमेजिनेशन को महत्व देते हैं, नेचर को महत्व देते हैं, नेचर सेंटर्ड उनके वर्क होते हैं, इसलिए जिससे लोगों का रुझान नेचर की तरफ फिर से मुड़े। ठीक है। तो इसका जो मेन रीज़न था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, वॉज द मेन रीज़न ऑफ रोमांटिक पीरियड। इस एज में इंडिविजुअल पर्सन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी रादर देन सोसाइटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सोसाइटी के जो रिच पीपल थे, जो समृद्ध लोग थे, यहाँ पे उनको ना दिखा करके एक इंडिविजुअल इंसान की फीलिंग्स को दिखाया जाता है। ठीक है। लॉजिकल और साइंटिफिक रीजंस के स्थान पर ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रोमांटिक एज की, रोमांटिसिज्म की या रोमांटिक राइटर्स के वर्क्स की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। ठीक है। सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? मेन रीज़न था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस एज में इंडिविजुअल पर्सन को ज़्यादा महत्व दिया जाता था रादर देन सोसाइटी। लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजंस के स्थान पर इमेजिनेशंस को महत्व दिया जाता था। ठीक है। ऐसा नहीं था, कुछ कुछ लॉजिक क्या होता है इस चीज़ के पीछे, इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था रोमांटिक राइटर्स के द्वारा। वो इमेजिनेशन को महत्व देते थे, कल्पना को महत्व देते थे। ठीक है। कल्पना में वो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते थे, नेचर में वो कितने खो जाते थे, मतलब लॉजिकली रीज़न से, साइंटिफिकली वो बहुत दूर होते थे। तो इसी चीज़ को रोमांटिक राइटर्स के वर्क में इम्पोर्टेंस दी गई है, रोमांटिक एज में इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था रादर देन आर्टिफिशियलिटी ऑफ सोसाइटी। रिच सोसाइटी की जो इंग्लिश अपर क्लास जो सोसाइटी होती थी, रिच सोसाइटी होती थी, उसकी जो आर्टिफिशियलिटी होती थी, आर्टिफिशियलिटी जैसे कि उनकी लुक, उनका मेकअप, उनके रहने सहने का तरीका, कि वो ड्रिंक कर रहे हैं, अलग अलग अपने अपने स्टाइल्स के गेम्स खेल रहे हैं लाइक कार्ड्स, और भी ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जो रिच सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे उनको महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है। आर्टिफिशियल सोसाइटी को महत्व ना देकर के नेचुरल चीज़ों को यहाँ पे महत्व दिया जाता था। आप देखेंगे जो रोमांटिक राइटर्स के वर्क्स हैं उनमें मेनली किन चीज़ों को महत्व दिया जाता है? इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को, इमेजिनेशन को, जिसमें नेचर से रिलेटेड मेनली सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। लाइक कैसल्स को दिखा देंगे, पुराने किलों को, माउंटेन्स को, पहाड़ों को, जंगलों को, नदियों को, झरनों को। ठीक है। और अ लव फॉर वाइल्ड नेचर हमें साफ साफ देखने को मिलता है रोमांटिक एज में। माउंटेन्स को, सॉलिटरी यानी कि लोनली जो प्लेसेस होते थे, कि राइटर अकेले स्थान पे बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है और वो अपनी कल्पना कर रहा है, और वो अपने वर्क को लिख रहा है, मतलब वो जो जो भी उसमें वर्क है उसमें राइटर्स की इमेजिनेशन को यहाँ पे प्रधानता दी गई है। क्यों? नेचर के लिए, क्योंकि नेचर से लोग दूर होते जा रहे थे। ठीक है। तो ये बहुत मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रोमांटिक इरा की। इसमें क्या था? रोमांटिक्स फाउंड एन इंस्पिरेशन इन नेचर, उनको नेचर से एक इंस्पिरेशन मिलती है। फोक आर्ट मतलब जो कलाएं होती है, जो पास्ट और देयर ओन पैशंस, उनके खुद के पैशंस को महत्व दिया जाता था।
ठीक है। और मेनली ये तो मेन रीजन था रोमांटिक इरा का, ठीक है, रोमांटिक पीरियड आने का। और इसका जो पॉलिटिकली जो मेन रीजन था, पॉलिटिकली इट वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही इसका कारण क्यों है रोमांटिक इरा आने का। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, जिस समय इंग्लैंड का जो किंग था उस समय जॉर्ज थर्ड था, ठीक है। सो वो बहुत ही एक अड़ियल रूट जैसे किंग था, हिटलर शाह जैसे उसका वो चल रहा था। तो जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों था, इसमें असंतुलित अर्थव्यवस्था आ गई थी समाज में। जैसे कि बोलते हैं ना कि और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। सो वो एक असंतुलित अर्थव्यवस्था आ गई थी कि जो अमीर हैं वो कैसे ना कैसे कैसे और अमीर होते जा रहे हैं, गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई किसी की सहायता करने को तैयार नहीं है, उन्हें मार रहे हैं, लूट रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा था, ठीक है। जो जो नेशनल जो उनकी आय होती थी, मतलब जो देश की जो संपत्ति होती थी, उसका उपयोग केवल अमीर लोगों के द्वारा ही किया जाता था। गरीब लोगों को, पिछड़े वर्ग को उसमें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। वो सोचते थे कि ये केवल हमारा है, तो इसका यूज़ हम करेंगे। तो असंतुलित अर्थव्यवस्था हम इसको कह सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण। जैसे कि जो गरीब थे, जो किसान थे, जो मजदूर लोग थे, वो और गरीब होते जा रहे थे, जिनकी जिनकी किसी भी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, ठीक है। और जो फार्मर्स थे उनका शोषण होता, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ये भी इसका मेन रीज़न था। इनइक्वलिटी हो रही थी समाज में, ठीक है। सभी को बराबर वैल्यू नहीं दी जा रही थी, समानता कहीं भी देखने को नहीं मिल रही थी। निरंकुश शासन व्यवस्था हो गई थी एकदम, मीन्स शासन व्यवस्था में कोई अंकुश नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं उसमें मान रहा था, ठीक है। कुलीन और जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो रिच सोसाइटी के लोग थे, ठीक है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्ट्रांग होते थे, वो उन लोगों को दबा रहे थे, उनके प्रति बुरा व्यवहार कर रहे थे जो लोग वीक थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी तरह से जो डाउन लोग थे उनको वो और ज़्यादा दबाया जा रहा था। तो ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण थे, जिसके कारण रोमांटिक पीरियड आने लगा धीरे धीरे। लोग, जो राइटर्स थे, जो बहुत ही फेमस राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं रोमांटिक पीरियड के, वो अपने वर्क में लिखने लगे इन सब चीज़ों को। अब उनके वर्क में ये जो समाज की जो छवियां हैं वो उतरने लगी, ठीक है। बुराइयां दिखने लगी, क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं वो दिखने लगी, नेचर के प्रति उनका प्यार, रुझान दिखने लगा, ठीक है। लोग विलेजेस को छोड़ छोड़ के, गाँव को छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है। सो ये मेन रीज़न था रोमांटिक पीरियड आने का, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है, कि इसमें इंडिविजुअल को अधिक महत्व दिया जाता था रादर देन सोसाइटी। लॉजिकल और साइंटिफिक रीजंस के स्थान पर इमेजिनेशन को महत्व दिया जाता था। नेचुरल चीज़ों को महत्व दिया जाता था रादर देन द आर्टिफिशियलिटी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअल फीलिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन को और इंडिविजुअल फीलिंग्स को बहुत महत्वता दी जाती थी रोमांटिक पीरियड में। ये मेनली इमोशंस और इमेजिनेशंस को फोकस करते थे जो इस रोमांटिक राइटर्स थे। ये इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल्स भी दे करके बताऊंगी कि कौन से राइटर में उनके कौन से वर्क में किस तरह से उन्होंने सोसाइटी को या फिर नेचर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। आप लोगों को इसके एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे इस वीडियो के एंड में। इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी रादर देन साइंटिफिक ट्रुथ। रीजंस का कोई महत्व नहीं था, मतलब तर्क का, साइंटिफिक रीजंस का, लॉजिक को बिल्कुल भी महत्व नहीं दी जाती, एकदम सिरे से नकार दिया जाता था। रोमांटिक राइटर्स के द्वारा सिरे से नकारा गया है उसे, ठीक है। कोई महत्व नहीं है लॉजिकल साइंटिफिक रीजंस का, केवल इमेजिनेशन, कल्पना को ही इसमें महत्वता दी गई है। आई वर्ड मतलब मैं वर्ड की इसमें प्रधानता है। आप देखेंगे भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स के वर्क्स हैं पोइट्रीज में, मेनली स्पेशली आप देखेंगे कि आई वर्ड
मतलब राइटर खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे आई वर्ड का यूज़ करके, मीन्स मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ या फिर खोया हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, इस तरह के मतलब महत्वता मैं को दी जाती थी। आई को रिप्रेजेंट मेनली किया गया था। आई वर्ड इज अ सेंटर जो कि पोइट्स की फीलिंग्स को और परसेप्शन को महत्व देता था। मतलब आई जो वर्ड था वो पोइट्स की, जो राइटर्स की, रोमांटिक राइटर्स की फीलिंग्स को, परसेप्शन को रिप्रेजेंट करता था। नेचर को यहाँ पे रिलीजन के जैसे, धर्म के जैसे माना गया है इसमें, ठीक है, कि नेचर ही सब कुछ है, एक डिवाइन पावर है, और नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट किया गया है रोमांटिक राइटर्स के वर्क्स में, रोमांटिक पीरियड में, ठीक है। और आज के समाज की जो अगलीनेस है, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनीकरण, फैक्ट्रीज, सिटी लाइफ, पॉल्यूशन की इसमें बहुत कड़ी आलोचना की गई है। ये आप लोग जब इनके वर्क्स को देखेंगे, पर्टिकुलर राइटर के वर्क्स को उठा करके देखेंगे, अलग अलग राइटर्स को पढ़ेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ हम रोमांटिक पीरियड को पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी अगर हम यहाँ पे एक एक राइटर को डिटेल में पढ़ने लगे तो, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि केवी के एग्ज़ाम्स के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस में वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स और कॉलरेज है। तो पर्टिकुलर इन 4 राइटर्स को लेकर के मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो उसमें ये 4 राइटर्स तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हु वर द रोमांटिक्स, तो रोमांटिक राइटर्स कौन कौन थे? वैसे तो बहुत सारे रोमांटिक राइटर्स हैं, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रोमांटिक राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोमांटिक राइटर्स को भी यहाँ पे 2 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2 जनरेशन कौन सी? एक तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक राइटर्स और दूसरा सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक राइटर्स। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक राइटर्स। तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो रोमांटिक राइटर्स थे उनको हम लेक पोइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेक पोइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इन्हें लेक पोइट के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही में ग्रेवयार्ड पोइट्स भी इन्हें कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। वीडियो को पॉज करके ज़रूर, जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं अच्छे से इसको लिखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछ लिया जा सकता है कि लेक पोइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। या फिर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि लेक पोइट इनमें से कौन सा नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से 3 लेक पोइट्स के नाम दे दिए जाएंगे और एक दूसरा कोई अलग होगा, वो आप लोगों को फाइंड करना होगा कि कौन सा लेक पोइट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को अच्छे से ये पॉइंट नोट डाउन करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के जो रोमांटिक राइटर्स थे उनको लेक पोइट्स भी कहा जाता था और ग्रेवयार्ड पोइट्स भी कहा जाता था। तो हम पढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम तो भाई सभी ने सुना ही होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म था वो 1770 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1850 में हुई थी। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे जिन्हें लेक पोइट भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट्स को लेक पोइट्स भी कहा जाता है। ये पोइट लॉरेट भी चुने गए थे 1843 में, जो अपने जीवन तक रहे थे, यानी कि इनकी मृत्यु 1850 में हुई थी, तो 1850 तक ही पोइट लॉरेट थे, ठीक है। इन्होंने कोलरिज के साथ, जो इनके एक अच्छे फ्रेंड भी थे, सैमुअल टेलर कोलरिज, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, कोलरिज के साथ लिरिकल बैलेड्स को भी पब्लिश किया था 1798 में, और रोमांटिक एज की भी शुरुआत की थी इंग्लिश लिटरेचर में। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्ड्सवर्थ ने कोलरिज के साथ मिलकर के लिरिकल बैलाड्स को पब्लिश किया था 1798 में और रोमांटिक एज की शुरुआत की थी लिटरेचर में, ठीक है। वर्ड्सवर्थ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, 1843 से 1850 तक पोइट लॉरेट भी रह चुके हैं। वर्ड्सवर्थ का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है सॉलिटरी रीपर, ठीक है, प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेड्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, माइकल, टिंटन एबे, डेफोडिल्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। और मेनली मतलब मोस्टली जो वर्क्स में से, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स में से आते हैं, ये वो वर्क है, और इनमें से क्वेश्चन कह सकते हैं कि हम 90 to 95% क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं, ठीक है।
तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली और कोलरिज को लेकर के मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ उनके वर्क के साथ, इंपॉर्टेंट जो लाइंस होती हैं उनकी पोएम्स की उसके साथ। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके कौन कौन से मेन वर्क हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, वर्क हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, जिसमें आप अगर पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें नेचर की प्रधानता दिखाई गई है। ठीक है, चाहे वो सॉलिटरी रिपर हो, टिंटर्न एबे हो, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोएम हो, तो इसमें दिस पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसमें हाई सोसाइटी के ऊपर कमेंट भी किया गया है, आलोचना भी की गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और नेचर को इसमें महत्व दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज रॉबर्ट बर्न, जिनका जन्म 1759 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1796 में हुई थी। इनको प्लोमैन पोइट के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, प्लोमैन पोइट के नाम से किसे जाना जाता है? रॉबर्ट बर्न को। ही वॉज स्कॉटिश पोइट, ये स्कॉटिश पोइट थे, मीन्स इनका स्कॉटलैंड था नेटिव प्लेस, नेटिव कंट्री, तो ये स्कॉटिश पोइट थे और लिरिसिस्ट भी थे, साथ में लिरिक्स भी लिखते थे ये। ठीक है, और नेशनल पोइट भी थे स्कॉटलैंड के। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रॉबर्ट बर्न वॉज अ नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड। इन्हें रोमांटिक मूवमेंट के पायनियर के रूप में भी जाना जाता है। ही वॉज अ पायनियर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। इनके जो वर्क्स हैं उसमें है अ रेड रेड रोज, अ मैन फॉर अ दैट, ठीक है, टू अ लोज, टू अ माउस, द बैटल ऑफ शेरमुएर। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क हैं कुछ रॉबर्ट बर्न के। रॉबर्ट साउथे पोएम, इस वीडियो के लास्ट में हम पर्टिकुलर राइटर्स को लेकर के उनके वर्क्स में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से उन्होंने नेचर का यूज़ किया है, कैसे कैसे उनके वर्क में नेचर को, आई को प्रधानता दी गई है। ठीक है, अभी हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके वर्क्स को देख लेते हैं। रॉबर्ट साउथी जिनका जन्म 12 अगस्त में हुआ था और जिनकी मृत्यु 21 मार्च 1843 को हुई थी। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश पोइट ऑफ रोमांटिक पीरियड एंड पोइट लॉरेट भी चुने गए थे 1813 में अंटिल हिज डेथ। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी पोइट लॉरेट चुने गए और रॉबर्ट साउथी भी पोइट लॉरेट चुने गए। ठीक है, 1813 में अंटिल हिज डेथ। मेनली इनकी जो पोएम है आफ्टर बेलहियम और गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स, इनकी बहुत फेमस पोएम्स है ये, जिसकी वजह से इनको पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। और बाकी तो इनके बहुत सारे वर्क्स हैं लाइक हेरोल्ड, ठीक है, द कैसल ऑफ मोरफोर्ड, ये अनपब्लिश्ड नॉवल है 1791 में। ठीक है, जॉन ऑफ आर्क 1796 में ये लिखी गई थी। द डेविल्स थॉट, ये 1799 में लिखी गई थी। द डेविल्स थॉट जो पोएम है वो 1799 में लिखी गई थी। ठीक है, इसका रिवाइज्ड एडिशन पब्लिश हुआ था 1827 में। ठीक है, 1799 में आप प्लीज़ लिखते जाइएगा ईयर्स को, मैं बोलती जा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप लोगों को बहुत बोर फील होता, तो इसलिए मैं आप लोगों को साथ में बताती जा रही हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा है, कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो डेविल्स थॉट 1799 में आई थी और इसका रिवाइज एडिशन पब्लिश हुआ था 1827 में डेविल्स वॉक के नाम से। इसका टॉपिक, इसका जो मेन जो इसका टाइटल था वो डेविल्स वॉक था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील, इसके 3 वॉल्यूम्स आए थे जो 1810 से लेकर के 1819 के बीच में आए थे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील के। द कर्स ऑफ केहामा, अ विजन ऑफ जजमेंट, रिकलेक्शन ऑफ द लेक पोइट, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं रॉबर्ट साउथी के। विलियम ब्लेक का जन्म 1757 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1827 में हुई थी। ठीक है, ये एक पोइट भी थे। ही वॉज अ पोइट एंड अ पेंटर, जिनका जन्म लंदन में हुआ था। लंदन के सोहो नामक कोई जगह थी, वहाँ पर 28 नवंबर 1757 में इनका जन्म हुआ था और जिनकी मृत्यु 12 अगस्त 1827 को हुई थी।
ही वॉज ग्रेट रोमांटिक पोइट, ठीक है, विलियम ब्लेक। और इनके जो वर्क हैं वो एंजल्स होवरिंग ओवर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन द सिपल्चर, ठीक है, द एंशियंट ऑफ डेज जो 1794 में आई थी, न्यूटन, सैटर्न, ब्लेक्स कॉटेज, द घोस्ट ऑफ अ फ्ली, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस जो 1789 में आई थी। इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनमें जेरूसलम, लंदन, सिक रोज, पॉइजन ट्री, द टाइगर, द लिटिल ब्लैक बॉय, द लैम्प, द गार्डन ऑफ लव। सो ये इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं विलियम ब्लेक की। यहाँ पे मैं इनके वर्क्स के अंदर का कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ज़रूर वीडियो के एंड में देने वाली हूँ। मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ, गुस्सा मत करना कि ये तो बस वर्क्स ही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए हुए हैं, क्योंकि वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये किसका वर्क है। आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा जैसे कि जेरूसलम, आपको दे दे नेम और बता दे कि ये कौन से राइटर की पोएम है, ठीक है। सो विलियम ब्लेक की ये पोएम है, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क लेकर के आई हूँ। एस.टी. कोलरिज मीन्स सैमुअल टेलर कोलरिज, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था। इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर के लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया था 1798 में, और रोमांटिक एज की भी शुरुआत की थी इंग्लिश लिटरेचर में। इनका जन्म 1772 में हुआ था, 21 अक्टूबर 1772, और इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1834 में हुई थी, ठीक है। ये एक बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश पोइट थे, क्रिटिक भी थे, साथ में फिलोसोफर भी थे, ठीक है। और इन्होंने, मैंने आप लोगों को बताया कि रोमांटिक मूवमेंट को भी स्टार्ट किया था इंग्लिश में। लेक पोइट थे ये, ठीक है। इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है। क्रिस्टलावेल, कुबला खान, मीन्स अगर आप एसटी कॉलेज के वर्क्स को पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है। मतलब इन वर्क्स के बारे में पढ़ना एकदम इम्पॉर्टेंट सा ही हो जाता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द वॉचमैन, द फ्रेंड, लॉजिक, टेबल टॉक, ऑपस मैक्सिमम, एड्स टू रिफ्लेक्शन, ले सर्मन्स, कन्वर्सेशन पोएम्स, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं कोलरिज के, ठीक है। सो लेकिन और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं आप लोगों को बताती हूँ। इनका जो मेजर जो प्रोज हैं, प्रोज राइटर भी थे ये, ठीक है। तो बायोग्राफिक लिटरेरिया ये इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। विलियम शेक्सपियर के वर्क को भी कोलरिज के द्वारा काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। मीन्स मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये ग्रेट क्रिटिक भी थे, तो विलियम शेक्सपियर के वर्क को तक इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। राल्फ वॉल्डो एमर्सन के ऊपर भी इनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। तो हम नेक्स्ट राइटर की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट का जन्म 15 अगस्त 1771 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 21 सितंबर 1832 में हुई थी। ही वॉज अ स्कॉटिश स्टोरियल नोवेलिस्ट, पोइट, प्ले राइट एंड हिस्टोरियन। ये प्ले राइट भी थे, पोइट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, ठीक है, स्कॉटिश। और कौन सा दूसरे राइटर थे जो स्कॉटिश थे, मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ठीक है। तो आप लोग ना मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिए कि मैंने इससे वॉल्टर स्कॉट से पहले कौन से राइटर के बारे में आप लोगों को बताया था जो कि स्कॉटलैंड के थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वॉल्टर स्कॉट के करियर की कि 1805 से लेकर के 1817 तक वॉल्टर स्कॉट ने 5 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स को प्रोड्यूस किया था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1505 से लेकर 1870 तक वॉल्टर स्कॉट ने 5 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स को प्रोड्यूस किया था, और जो कि हैं द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल, मैरमियन, द लेडी ऑफ द लेक, द लॉर्ड ऑफ द एजल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं ये। द फील्ड ऑफ वाटरलू एंड एपोलॉजी, फॉर टेल्स ऑफ टेरर,
हारोल्ड द डॉन्टलेस, रॉक बाय, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। यहाँ पे सारी तो लिखना पॉसिबल नहीं था, बहुत बहुत सारे इनके वर्क्स हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को यहाँ पे आप लोगों के सामने मेंशन किया है। ये बहुत ही अच्छे फिक्शन राइटर भी थे, जिसमें विवर्ले, एंटी क्वेरी, द ब्लैक ड्रॉफ, ओल्ड मॉर्टेलिटी और द टेल ऑफ द ओल्ड मॉर्टेलिटी, ठीक है, तो मतलब एक ही है, ये पूरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेगा। ओल्ड मॉर्टेलिटी को और द टेल ऑफ ओल्ड मॉर्टेलिटी के नाम से भी जाना जाता है। द मोनेस्ट्री, द एबो, द पायरेट, वुडस्टॉक, द सेज ऑफ माल्टा एटसेट्रा, ये इंपॉर्टेंट फिक्शंस हैं वॉल्टर स्कॉट के। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट के रोमांटिक पीरियड के सेकेंड जनरेशन के पोइट जो पोइट थे वो थे पीबी शैले, जिनका फुल नेम है पर्सी वाइसी शैले, जॉन कीट्स, बायरन, जेन ऑस्टन एंड मैरी शैले, ठीक है। तो शैले एक ग्रेट रोमांटिक पोइट थे, ग्रेट रोमांटिक पोइट्स में से एक थे, रोमांटिक मूवमेंट के, रोमांटिक पीरियड के। इनके लिरिक्स ग्रेट लिरिक्स में से काउंट किए जाते थे, फिलोसॉफिकल पोइट थे ये। और इनको लेकिन लाइफ टाइम अपने जीवन में इनको कभी ज़्यादा फेम नहीं मिला, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके काम को, इनके वर्क्स को बहुत मतलब सराहा गया है, काफ़ी इनको प्रशंसा मिली इनके मरने के बाद, इनके मरणोपरांत, ठीक है। ये की मेंबर भी थे विजनरी पोइट्स के सर्कल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये की मेंबर भी थे शैले विजनरी पोइट्स के सर्कल में। और इस सर्कल में कौन कौन से पोइट्स थे? बायरन थे, कीट्स थे, ले हंट, मैरी शैले यहाँ पे भी नेम दिया हुआ है, जो इनकी सेकंड वाइफ भी थी, ठीक है। तो ये की पोइट भी थे, की मेंबर भी थे विजनरी पोइट्स के सर्कल में, जिनमें कौन कौन से नेम थे मैंने आप लोगों को अभी बताया, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए एक बार, और मैं रिपीट कर रही हूँ। बायरन, कीट्स, ले हंट एंड मैरी शैले, ठीक है। शैले के जो सोनेट है ओzymandias, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्लेटो के सिम्पोजियम को भी ट्रांसलेट किया है, ठीक है। और शैले की मृत्यु उनकी सेलिंग बोट, उनकी जो बोट थी उसके डूबने के कारण हो गई थी, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे ऐसे मत हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं इनकी डेथ का रीज़न कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली जो सब जानते हैं वो यही है कि उनकी बोट के डूबने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शैले की मृत्यु कैसे हुई थी, या फिर बोट डूबने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन। और शैले के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ओzymandias, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, इनका ये सोनेट है, बहुत पॉपुलर सोनेट है। ओ टू द वेस्ट विंड, ओ टू द वेस्ट विंड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी पोएम है शैले की, जिसमें वो विंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट विंड को। ये ओड है। स्काईलार्क, स्काईलार्क पोएम है जिसमें स्काईलार्क एक बर्ड होती है, जिसके बारे में ये बोल रहे हैं कि उसका संगीत कितना अच्छा है, कितना मधुर है, ठीक है, जो कहाँ से सुनाई देता है, कहाँ कहाँ से सुनाई देता है। मतलब आप जब इनकी पोएम्स को पढ़ेंगे ना, जब आप लोगों को पता चलेगा कि नेचर को कैसे डिस्क्राइब किया है, कितना ब्यूटीफुली इन्होंने एक एक चीज़ को नेचर की डिस्क्राइब किया है। इसलिए इन्हें रोमांटिक पोइट्स कहा जाता था, क्योंकि ये अपनी इमेजिनेशन का, हाई इमेजिनेशन का यूज़ करते थे अपने वर्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इनका म्यूजिक, वैन सॉफ्ट वॉइसेस डाइज, ठीक है, द क्लाउड, द मास्क ऑफ एनार्की, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, एडोनिस, एडोनिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, द ट्रम्प ऑफ लाइफ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ पीबी शैले, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट पोइट आते हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1821 में हुई थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे, काफ़ी सारे लिरिक्स भी लिखे, ओड्स और एपिक्स भी लिखे हैं। जॉन कीट्स बहुत ही फेमस राइटर है, आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा इवन इनके बारे में। इनके वर्क्स में इमेजरी, सेंसुअस अपील को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है, देखने को मिलती है।
इमेजरी, सेंसस अपील इनके वर्क में मेनली देखने को मिलती है। इनका इन्फ्लुएंस टेनिसन के वर्क में भी देखने को मिलता है। ठीक है, टेनिसन के वर्क को आप देखेंगे तो उसमें कीट्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं लेमिया, द ईव ऑफ सेंट इग्नस, ओड ऑन इंडोलेंस, कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक अर्न मीन्स एक पॉट को लेकर के इन्होंने पूरी पोएम लिखी है बहुत ही ब्यूटीफुली। ओड टू अ साइकी, ओड टू अ नाइट एंगल, ओड ऑन अ मेलनकली, ओड टू ऑटम, सारे ओड्स हैं ये, सारे सारे की सारे यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ओड्स हैं ये जॉन कीट्स के। ठीक है, ऑन डेथ, टू होप, थ्री सॉनेट्स ऑन वुमेन, ओल्ड टाउन रोड, एंडीम्योन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन कीट्स के। अगर आप पर्टिकुलर जॉन कीट्स को उठा करके देखते हैं या फिर उनके बारे में पढ़ते हैं, तब आप लोगों को इन वर्क्स को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में क्या बात कही गई है। बायरन, ठीक है, बायरन का फुल नेम था जॉर्ज गॉर्डन बायरन। ये एक ग्रेट इंग्लिश पोइट थे, पियर थे, पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, बायरन कौन थे? पॉलिटिशियन बायरन थे। 1788 में इनका जन्म हुआ एंड ही डाइड इन 1824। इनके फेमस जो वर्क हैं वो हैं डॉन जुआन, चाइल्ड्स हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, हेब्रियो मेलोडीज, आवर्स ऑफ आइडलनेस, द ड्रीम, द आइलैंड शी वॉक्स इन ब्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। एंड नेक्स्ट इज जेन ऑस्टन। ये सारी नॉवेल्स जेन ऑस्टन ने इंग्लिश सोसाइटी की मिडिल क्लास सोसाइटी का डिस्क्राइब करते हैं। जेन ऑस्टन के जो नॉवेल्स हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, मैंसफील्ड पार्क, एमा, परसुएशन, द नॉर्थ एंगर एबे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जेन ऑस्टन की, इंपॉर्टेंट वर्क है। कम से कम आप इनकी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से राइटर का कौन सा वर्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सारे के सारे, मतलब एग्ज़ाम में इनके वर्क के नाम से ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। लाइक सेंस एंड सेंसिबिलिटी किसकी नॉवल है? जेन ऑस्टन की है। प्राइड एंड प्रेजुडाइज किसकी नॉवल है? जेन ऑस्टन की है। मैंसफील्ड पार्क किसकी है? जेन ऑस्टन की है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो ज़रूर प्लीज़ ये तो याद रखिएगा ही आप। ठीक है, ये कि सारे के सारे नॉवेल्स इंग्लिश रिच सोसाइटी को, हाई क्लास सोसाइटी को, सॉरी सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है जेन ऑस्टन के द्वारा। ठीक है, और वॉटसन उनकी अनफिनिश्ड नॉवल थी, वॉटसन। ठीक है, W80, देखा मेरा माउस अभी भी थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा है। वॉटसन ये इनकी अनफिनिश्ड नॉवल थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसे ज़रा ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को। वॉटसन अनफिनिश्ड नॉवल थी जेन ऑस्टन की। मैरी शैले, मैरी शैले के ज़्यादा वर्क के बारे में बात नहीं की जाती है। मैरी शैले की फ्रैंकेस्टीन बहुत ही फेमस है, और फ्रैंकेस्टीन को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फ्रैंकेस्टीन किसका वर्क है। ये मैरी शैले का वर्क है, जो पीबी शैले की वाइफ थी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताने जा रही हूँ कि कौन से राइटर में किस तरह से नेचर को रिप्रेजेंट किया गया है राइटर्स के द्वारा। ठीक है, जो कि रोमांटिसिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि हम विलियम वर्ड्सवर्थ को लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का माई हार्ट लीप्स अप, इस तरह से, तो एक पोएम की, एक बहुत ही 9 लाइन की एक पोएम है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से जो पोएट हैं वर्ड्सवर्थ हैं, एंड ही इज़ फिल्ड विद जॉय, वो खुशी से भर जाते हैं। वो खुशी से कब भर जाते हैं? जब वो रेनबो को बनते हुए देखते हैं। ठीक है, और वो देखते हैं कि मतलब नेचर का जो वर्ल्ड है उसको वो देखते हैं और बहुत सारी आशाएं करते हैं। ठीक है, और उनका एक फेमस डिक्लेरेशन भी है, एक फेमस वर्क में उन्होंने बोला है द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की, कि द चाइल्ड, एक बच्चा एक पिता है व्यक्ति का, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ठीक है,
ये बताते हैं इसमें कि चाइल्डहुड जो है, बचपन, वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इसमें इंडिविजुअल फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। और एक चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड की जो मेमोरीज हैं, वो किस तरह से हेल्प करती है एक अच्छे ह्यूमन बीइंग को शेप करने में जब वो एडल्ट बनते हैं। ठीक है। और विलियम वर्ड्स की एक और लाइन है, वर्ड्सवर्थ की, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। देखा इसमें नेचर को कैसे बता रहे हैं और कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं घूम रहा हूँ अकेला, एक क्लाउड के जैसे, अकेले क्लाउड के जैसे मैं भटक रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। ठीक है। जो कि इन्होंने डेफोडिल्स, डेफोडिल्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। बहुत फेमस पोएम में से एक है वर्ड्सवर्थ की, इंग्लिश रोमांटिसिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है डेफोडिल्स, जिसमें वो, डेफोडिल्स एक तरह का फ्लावर होता है, वो वहाँ पे उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। और नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज की फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। इसमें वो नेचर को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, सीक्रेट मिनिस्ट्री बता रहे हैं वो। ठीक है। अनहेल्प बाय एनी वन, आउलेट्स क्राई। तो इसमें वो आउल की आवाज़ को, सॉलिट्यूड को, लोनलीनेस को, कॉटेज लाइफ को इसमें किस बहुत ही अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है इसमें कॉलरिज ने। ठीक है। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया था, इसमें लिखा भी है मैंने। हाँ, ये रहा, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। ये बहुत ही अच्छी और सुंदर पोएम है, जिसमें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं नेचर को, क्लाउड्स को, मून की शाइन को। ठीक है। और फॉग को, कि सर धुंध जो होती है सर्दियों के समय में जो दिखाई देती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कितनी सफ़ेद और ग्लिमिंग है। ठीक है, मून की जो शाइन है, चमक है। तो यहाँ पे मेनली मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहती हूँ, मैं कह सकती हूँ 100 बात की एक बात, कि जो रोमांटिक जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स में नेचर को ही प्रधानता दी गई है, इमेजिनेशन को प्रधानता दी गई है। इस तरह की वो भाषा का, इस मतलब अपने इमेजिनेशन में वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो आप उनके वर्क्स में देखने को, मतलब उनके वर्क्स में देखने को मिलता है। ठीक है। पीबी शैले की माउंट ब्लैंक है, जिसमें वो यूनिवर्स के बारे में बता रहे हैं, यूनिवर्स इज़ एवर लास्टिंग। उसमें यूनिवर्स में जो जो देखते हैं, लोन माउंटेन्स को देखते हैं, लोनली माउंटेन्स को, जंगल से वो गुजर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं वो। ठीक है। विंड्स के बारे में बात करते हैं, रिवर्स के बारे में बात करते हैं। तो और शैले, शैले की स्काईलार्क, स्काईलार्क मैंने आप लोगों को बताया था, इस पोएम के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अब अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो स्काईलार्क में वो एक बर्ड होती है स्काईलार्क, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसकी जो आवाज़ है वो इतनी मधुर और इतनी स्वीट है, मतलब कि उसके आगे सब कुछ फेल है। इस तरह यहाँ पे कुछ स्काईलार्क को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। ब्यूटीफुल समर इवनिंग को दिखाया गया है इसमें। इसी तरह से जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइट एंगल जो पोएम है, उसमें भी नाइट एंगल बर्ड होती है, उसको दिखाया गया है। और कीट्स के मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारे वर्क हैं। ठीक है। ग्रेशियन अर्न, अर्न एक पॉट जैसा है, इसमें उसकी सुंदरता के बारे में जॉन कीट्स ने पूरी पोएम लिख डाली है, बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है इसमें। ठीक है। ओड ऑन अ मेलनकली, ओड ऑन ऑटम, ऑन डेथ, ये सब बहुत ही अच्छी पोएम है जो नेचर को सारी की सारी रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। आई को रिप्रेजेंट करती है, आई वर्ड रोमांटिक राइटर्स में मेनली देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपना रोमांटिक पीरियड कवर कर लिया है, आप लोगों को बता दिया है कि रोमांटिसिज्म आने का कारण क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण क्या था, किस इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कौन कौन से राइटर्स हैं, राइटर के कौन कौन से वर्क्स हैं। सो यहाँ पर हमने ये इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और आगे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस डालने वाली हूँ, लाइक डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्लासिकल एंड द रोमांटिक पीरियड। एंड जैसे कि मैंने आपको को बताया, केवी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए रोमांटिक पीरियड के 4 मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो दिए हुए हैं, पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है, वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, कॉलरिज, उनके ऊपर मैं अलग सी वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो इसी तरह से अभी वीडियोस का क्रम जारी रहेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आई हो, मेरा एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से वैसे हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कुछ मिलता भी है, इवन बहुत कुछ मिलता है। आप लोग सोचेंगे क्या मिलता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है, ये हमारे लिए एक बूस्टर जैसे काम करता है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे।